हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज से हम क्लास 7 सोशल साइंस अवर पास 2 इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और आंसर ये देखने वाला है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो वो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पिछले 1000 साल में जो हमारे देश में बोलो चेंजेस आ गए, किस तरह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसका हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के पीछे में जो भी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस है उन सबको हम यहां पर निपटाने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है? Who was considered a foreigner in the past? तो जो पास्ट था, आज से 500, 600, 1000 साल पहले फॉरेनर किसे कहा जाता था, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. तो मिडेवल पीरियड जो बोला गया है ना, पुराने जमाने का जो पीरियड है, आज से 500 से 1000 साल पहले, तो फॉरेनर किसे कहा जाता था? तो जो आदमी उस गांव का हिस्सा नहीं होता था, उस कल्चर का या उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं होता था, ऐसे पर्सन को फॉरेनर कहा जाता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक गांव है और गांव के बाहर में एक जंगल है, तो गांव के लोगों को कहा जाता है सिटी ड्वेलर्स, और जंगली लोगों को या जंगल में जो रहते थे उनको कहते थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब ये जो सिटी ड्वेलर्स है, उनके लिए वो जंगल के लोग क्या हुआ करते थे? तो वो हो रहते थे फॉरेनर्स। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और हमें बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। We do not find inscription for the period after 700, यानी 700 पहले का जो भी है इंस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता। इंस्क्रिप्शन यानी क्या होता है? कोई भी लिखाया हुआ या मूर्तियां वगैरह, जो भी सिंबल्स वगैरह होते हैं या लिखा हुआ होता है, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब यहां पर यह स्टेटमेंट आया है कि 700 साल पहले ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन था नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बेटा हमने देखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आज से 2500, 3000 साल पहले भी थे और वहां पर हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द मराठास asserted their political importance during this period, यानी ये जो पीरियड था आज से 400-500 साल पहले है, उस टाइम पर मराठों ने अपना एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बना लिया था। बिल्कुल सही बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की थी और उसके बाद मराठा एम्पायर कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेर समटाइम पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट, यानी जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट हुआ था, वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट क्या है? तो जंगलों को साफ करके लोग खेती करने लग गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पर इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते थे एग्रीकल्चर सेटलमेंट। तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट के दौरान जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, यानी जो जंगली लोग थे या जंगल में रहते थे, उनको और अंदर में जंगल के अंदर खदेड़ा गया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक, अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो भाई चौथा क्वेश्चन क्या है?
तो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो यहां पर बोला गया है जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन है उसने आसाम, मणिपुर और कश्मीर को कंट्रोल किया था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। ठीक है, अब चलो करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश डैश आर केप्ट। तो आर्काइव्स क्या होता है, आर्काइव्स ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत पुराना रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या रखा जाता है आर्काइव्स में, तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम आर्काइव्स के अंदर रखते हैं। तो हम क्या कहेंगे, आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर केप्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। अब चलो देखते हैं सेकंड। डैश 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 वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। ठीक है, तो जो 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर था वो कौन था, ये हमको पूछा गया है। तो जियाउद्दीन बरानी, क्या है नाम, जियाउद्दीन बरानी वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। ठीक है, हाँ, अब हम क्या करते हैं, सी को देखते हैं। डैश 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 एंड डैश वेयर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस दौरान में इस सब कॉन्टिनेंट में कुछ नए पीक लाए गए, नए क्रॉप्स लाए गए। अब वो नए क्रॉप्स कौन से हैं ये हमको पूछा गया है। तो वो कौन से थे बच्चों, तो वो थे पोटैटो था, चिली था, चाय थी, कॉफी थी और कॉर्न भी था। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी वेयर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये तो हो गया सी सॉल्व। अब चलो करते हैं डी को सॉल्व, सॉरी डी तो है नहीं, क्या है चौथा क्वेश्चन। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड के दौरान क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले जो पर्शियन व्हील थी बच्चों वो लेके आए। अब पर्शियन व्हील क्या होती है, एक बड़ा सा गोल चक्का होता है, उसे डब्बे लगे होते हैं, उसका एक छोर नदी के तरफ या तालाब की तरफ या कुएं की तरफ होता है और दूसरा छोर जो होता है वो जमीन की तरफ होता है। फिर उसको घुमाते हैं, पानी इधर से आता है उधर जाता है, इधर से आता है उधर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पर्शियन व्हील। दूसरा क्या चेंज आया, स्पिनिंग व्हील इन अ वीविंग, यानी जो कताई होती थी, ठीक है, जिससे कपड़ा बनता था, उस वहां पर हम क्या लेके आए, स्पिनिंग व्हील लेके आए। ठीक है, तीसरा है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। क्या है, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी जो लड़ाई होती थी वहां पर हम क्या लेके आए, तो वहां पर हम फायर आर्म्स लेके आए। जैसे हमने तोप लेके आए, हमने क्या बोलते हैं बंदूक लेके आए, हमने जो रॉकेट्स लेके आए, टीपू सुल्तान की लड़ाई के दौरान रॉकेट्स भी यूज होते थे, इनको हम क्या कहते थे, फायर आर्म्स। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब चलो करते हैं पांचवा क्वेश्चन। व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के दौरान क्या क्या रिलीजियस चेंजेस आए ये हमें पूछा गया है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड आर। तो इस पीरियड के दौरान जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ वो हमें बताया गया है। तो पहला क्या है, वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज। तो जो नए नए डेटीज थे, यानी नए नए क्या बोलते भगवान थे, उनकी पूजा स्टार्ट हो गई। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, यानी चंदा लेके, दान धर्म लेके मंदिरों का स्थापना हुआ। ठीक है, उसके बाद ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। तो जो ब्राह्मण वर्ग था तो उनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया। उसके बाद जो प्रीस्ट थे, जो मंदिर के पुजारी थे, वो सोसाइटी में उनका बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति।
ठीक है। तो जो भक्ति की आइडिया थी, यानी भजन कीर्तन, ठीक है, या फिर प्रार्थना या श्लोक बोलना, इसको हम क्या कहते हैं, ये भक्ति के अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट एनी एड ऑफ प्रेस, यानी वहां पर कोई भगवान का भक्ति करने वाला जो लोग है, ठीक है, ऐसे बोलो भक्तगण बोल दो, ठीक है, भक्तगण, वो भक्तगण अपने भगवान की पूजा कर सकते थे बिना किसी प्रीस्ट की मदद के, या बिना किसी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, धर्म की संकल्पना है ना, जैसे बहुत ज्यादा होम करो, हवन करो, ऐसा कुछ नहीं करना था। आप बस भगवान को हाथ जोड़ दो, खत्म कहानी, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ मेनी न्यू रिलीजन्स, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ मेनी न्यू रिलीजन्स ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। During the 7th century, the merchants and migrants introduced the teaching of Holy Quran in India. यानी इस पीरियड के दौरान बहुत सारे रिलीजन की स्थापना हुई। अब बाहर से लोग, अरब से लोग आए, ठीक है, कुछ लोग यहां पर रहने आए, उन्होंने जो होली कुरान थी उसकी जो टीचिंग है वो भी यहाँ के लोगों को बताना शुरू कर दी और इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू कर दिया, ठीक। तो ये तो था पांचवा क्वेश्चन। अब चलो करते हैं छठवां क्वेश्चन। क्या है छठवां क्वेश्चन? इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंजेस ओवर द सेंचुरी, यानी सदियों में हिंदुस्तान का जो नाम है, आज हम इंडिया को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन ये जो हिंदुस्तान वर्ड है ये सदियों में किस तरह से चेंज हुआ, ये हमें पूछा गया है। तो पहला, द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान हैज इवेंचुअली चेंज ओवर द पास्ट सेंचुरी, यानी जो हिंदुस्तान वर्ड है ये पिछली सेंचुरीज में, शताब्दियों में चेंज किस तरह से हुआ, ये हमको अभी देखना है। पहले, टुडे द टर्म हिंदुस्तान इज रेफर्ड फॉर इंडिया, आज के जमाने में हिंदुस्तान किसको कहते हैं, हमारे भारतवर्ष को कहते हैं। बट ड्यूरिंग 13th सेंचुरी द टर्म वाज यूज्ड बाय मिन्हाज ए सिराज, तो 13वीं शताब्दी में ये जो सबसे पहले टर्म किसने यूज की थी, मिन्हाज ए सिराज ने यूज की थी। अ क्रॉनिकलर इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट बिलोंग टू दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो जो दिल्ली का सुल्तान था उसकी जितनी भी जमीन थी, जितने भी उसके ऊपर उसका राज्य था, उसको उसने हिंदुस्तान कहा था। कब कहा था? 13वीं शताब्दी में कहा था। किसने कहा था? मिन्हाज ए सिराज ने कहा था, ठीक है। के बाद ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी द टर्म हिंद वॉज यूज बाय अमीर खुसरो, ठीक है। अब 14वीं शताब्दी में ये जो हिंद वर्ड है ये किसने यूज किया था? अमीर खुसरो ने यूज किया था। अब किसके लिए यूज किया था वो भी देख लेते हैं। रिफर टू द कल्चर एंड पीपल ऑफ इंडस रिवर, तो यहां पर जो कल्चर था और जो लोग थे कहां पर, इंडस रिवर में, उनके लिए ये इंडस रिवर यानी कौन सी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता बोलते हैं, सिंधु नदी जो बोलते हैं, वहां के आजू बाजू में, वहां के मैदानों में जो लोग रहते थे उनके लिए हिंद ये शब्द यूज किया गया है। Whereas during the early 16th century बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान, तो 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान ये शब्द को यूज किया टू डिस्क्राइब द कल्चर, जियोग्राफी एंड फॉना ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ सम कॉन्टिनेंट। अब ये जो पूरा का पूरा हमारा भारतवर्ष था, वहां के कल्चर को, वहां की जियोग्राफी को, वहां के झाड़ झंगाड़ जो है, फॉनास को, एनिमल बोलो या फिर पेड़ पौधे बोलो, इन सबको जो क्षेत्र बनता था उसने उसको क्या नाम दिया? उसने उसको नाम दिया हिंदुस्तान। राइट, समझ में आई बात? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ वेयर द अफेयर्स ऑफ जाति रेगुलेटेड, यानी जो जातियां किस तरह से बनी और उसका वो जो भी कल्चरल्स है वो किस तरह से रेगुलेट किया जाता था, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड several social and economic differences occurred among the people which led to the introduction of जातिज और सबकास्ट, ठीक है।
अब इस पीरियड में क्या होता है, लोगों के बीच में बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। कोई बहुत ज्यादा अमीर था, कोई खेती करता था, कोई हल चला कोई क्या बोलते हैं हल बनाता था, कोई कारपेंटरी का काम करता था, कोई स्मिथी का काम करता था, कोई घर बनाता था, कोई पूजा करता था, कोई और अलग काम करता था। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते थे, जिसके कारण वहां पर समाज के अंदर अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, नाउ where people were ranked on the basis of their occupation and background। अब लोगों को क्या किया गया, रैंक किया गया, भैया तू बड़ा, मैं छोटा, मैं बड़ा, तू छोटा, मैं ब्राह्मण, मैं बड़ा, मैं क्षत्रिय, मैं बड़ा, मैं वैश्य, मैं बड़ा। ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड से लोगों को अलग अलग रैंक किया गया था। ठीक, उसके बाद उसी में क्या आएगा, द अफेयर्स ऑफ जातिज वेयर रेगुलेटेड बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन एज जाति पंचायत इन सब एरिया। अब उस जो काम करने वाले थे, जैसे मान लो लोहार का काम करने वाले थे, उनका एक ग्रुप बना, उन्होंने क्या की, एक जाति पंचायत की, भैया तू ये हम ये काम करते हैं, हमारे घर में ये काम चलता है, तो हम इस जाति के हुए। ठीक, अब तो उन्होंने कुछ रूल्स बना लिए, उन्होंने कुछ कायदे बना लिए कि हमें ये काम ऐसे करना है, हमें ये काम वैसे करना है। ठीक है, तो अब वो क्या था, वो एक जाति पंचायत बैठी थी, उन्होंने पूरा एक डिसाइड किया, बड़े बड़े लोगों की जाति पंचायत बैठी थी, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि भैया हमें ऐसा ऐसा काम करना है, हम ऐसे ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो जातिज वेर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस व्हिच वेर गवर्न्ड बाय चिफ्टन। अब ये जो जातियां बनी थी, उनको कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ा था। अब वो रूल्स क्या थे और उसे कौन डिसाइड करता था, तो वो जो गांव का प्रमुख होता था वो डिसाइड करता था, ये भैया तू ये है तू यही काम करेगा, तू ये है तू यही काम करेगा, तूने अगर ये काम नहीं किया तो तुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, तूने अगर ये काम नहीं किया तो तुझे ये पनिशमेंट मिले। ठीक है, तो इस तरह से अफेयर्स ऑफ जाति को रेगुलेट किया जाता था। राइट, अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। अब ये जो टर्म आई है पैन रीजनल यानी संपूर्ण रीजनल एम्पायर, वो हम क्या है वो हम देखने वाले हैं। A pan-regional empire is referred to an empire which is expanded over several regions of diverse culture, geography and religion। तो पैन रीजनल यानी बोला है तो कोई एक ऐसा बड़ा राजा सम्राट था, उसका इस कल्चर के ऊपर या इस रीजन के ऊपर भी शासन था, उस रीजन के ऊपर भी शासन था, इस ज्योग्राफी के ऊपर भी शासन था, इस ज्योग्राफी के ऊपर भी शासन था, यानी सेवरल रीजन्स के ऊपर जिनका कल्चर अलग है, जिनकी ज्योग्राफी अलग है, जिनका रिलीजन अलग है, ऐसे जो सेक्टर हुआ करता था, ऐसा रीजन जो हुआ करता उसके ऊपर जिसका राज्य था उसको हम कहते हैं पैन रीजनल एम्पायर। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो डायनेस्टी ऑफ मुगल डायनेस्टी की बात करो, चोला डायनेस्टी की बात करो, तुगलक डायनेस्टी की बात करो, या फिर खिलजी डायनेस्टी की बात करो। ये सब क्या था, अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर, अलग अलग कल्चर के ऊपर, अलग अलग ज्योग्राफी के ऊपर राज करते थे, तो इनको हम क्या कहते थे, पैन रीजनल एम्पायर। आई बात समझ में। अब चलो करते हैं 9वां क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, हस्तलिखित थे, उनको यूज करते वक्त हिस्टोरियंस को, जो इतिहासकार होते हैं, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, यह हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर भी देखते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट द हिस्टोरियन फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट यूज करते वक्त बहुत लोगों को बहुत सारे डिफिकल्टीज आती थी। तो क्या क्या डिफिकल्टीज है ये देख लेते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग दोस पीरियड। अब उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी, तो जो भी काम है वो क्या काम करना पड़ता था, हाथ से करना पड़ता। द हिस्टोरियंस हैड टू डिस्क्राइब द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हमको क्या करना पड़ता, एक ने लिखा,
फिर वही किताब दूसरे ने पकड़ी, उसने लिखा, फिर वही किताब तीसरे ने पकड़ी, तीसरे ने लिखा। तो लोग क्या करते थे, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ वो लिखा जाता था, वो कॉपी किया जाता था। ठीक है, अब वो कॉपी करने से आते थे, उसको बनाया तो भैया अपना कुछ जोड़ दिया, उसको मनाया उसने अपना जोड़ दिया, इसको मनाया इसने अपना जोड़ दिया। तो अलग अलग लोग अलग अलग जोड़ते थे। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरी। अब ये जो डिफरेंसेस होते थे, लोग अपने हिसाब से अपना कुछ ना कुछ जोड़ते थे। अब वो सेंचुरी तक चलते क्या, जिसके कारण क्या है, तो मूल जो संकल्पना थी उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। ठीक है, अब उसके कारण जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। तो ये सब चेंजेस, ये सब डिफिकल्टीज हिस्टोरियन को मैन्युस्क्रिप्ट यूज करते वक्त आती हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, 10वां क्वेश्चन क्या है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। जो पास्ट है, हमारे जो 1000 साल का जो पास्ट है, उसको अलग अलग पीरियड्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ऐसा करते वक्त, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो इसका भी आंसर लिख लेता है। हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो जो पूरे पास्ट को है वो अलग अलग पीरियड में बांटते हैं, जैसे इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर विच कैरेक्टराइज देम। ठीक है, तो अलग अलग इकोनॉमिक यानी बहुत अमीर, बहुत गरीब, बहुत अलग अलग सोशल फैक्टर इसमें भी बांट देते हैं। इन डूइंग सो दे फेस टू प्रॉब्लम्स। अब इसमें जो बनाते हैं तो उनको दो प्रॉब्लम को फेस किया जाता है ऐसा कहा गया है। अब वो जो दो प्रॉब्लम कौन सी होती है ये भी देखते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस केप्ट टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब जो चेंजेस होते हैं वो कंटिन्यूसली होते रहते हैं। आज इस राजा का राज्य है, कल उस राजा का राज्य रहेगा। प्रदेश एक ही है, अलग अलग लोग आते गए, अलग अलग उन पे राज्य करते गए, अलग अलग लोग उनको लूटते गए, अलग अलग कोई मंदिर जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है, ऐसा होते रहा। ठीक है, जिसके कारण हम बाउंड्रीज को नहीं बना सकते थे। भैया आज जो शासन है, आज जो प्रदेश है, वो अगर औरंगजेब या आदिल शाही के अंडर में था, कल वो मराठा के अंडर में आ गया, परसों देखा तो वो निजाम शाही के अंडर में आ गया, उसके बाद वो आदिल शाही में अंडर में आ गया। ऐसा वो चलते रहता था, जिसके कारण कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा, द मिडिवल पीरियड इज कंपेयर्ड विद द मॉडर्न पीरियड। अब जो पुराना जमाना था उसको हम मॉडर्न पीरियड में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। द टर्म मॉडर्निटी इंप्लाइज अ सेंस ऑफ मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस फर्दर इंप्लाइज दैट देयर इज नो प्रोग्रेस बिफोर विच इज नॉट ट्रू। अब हम क्या कहते हैं, हमने यहां पर एक वर्ड लेके आया मॉडर्निटी। अब हम क्या कहते हैं कि भैया यहीं से हमारे जो क्रांति है या फिर जो मॉडर्नाइजेशन की है वो शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या बोलेंगे कि भैया ऐसे उस टाइम पर कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं था, ऐसा बोलेंगे क्या? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सब गलत हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर आज का हमारा ये जो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन था, पहला चैप्टर, वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।